हेलो दोस्तों, आगे हम फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। हमारे जय श्री राम स्टडी पॉइंट 888 जय श्री राम शिक्षण संस्था रामगढ़ डरमा में। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो साइंस के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साइंस के क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अभी फ़िलहाल रेलवे के एग्ज़ाम होने वाला है। रेलवे के एग्ज़ाम में ये सब साइंस का क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को हम लेकर आ चुके हैं। ये हमारा सीरीज है 23 से लेकर 29 यानी 30 क्वेश्चन का हमारा सीरीज है जो हम इसको आज लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें। हमारा 40 सालों से हमारा कोचिंग का संस्था चली आ रही है। 40 सालों से हमारे यहाँ बच्चे नौकरी को ले रहे हैं। अब चलिए बिना समय को बर्बाद किए, हमारा नाम शिवम मिश्रा है, हमारे गुरुजी हैं प्रकाश पांडे जो हमारे कोचिंग संस्थान के संचालक हैं, यही चलाते हैं। अब चलिए देखिए, अब शुरू से हम आप लोगों को यहाँ से दिखाते हैं कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो आप लोग इसको एक एक चीज़ को नोट करते रहिएगा और एक एक चीज़ को आप लोग बारीकी से ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा तो ये इसी वीडियो में आपको ये सब सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, नेत्रदान में रोगों में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है। जैसे नेत्रदान आदमी लोग करता है। अगर आदमी जैसे नेत्रदान करता है तो आदमी नेत्रदान करता है कि तो नेत्र के आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है, मतलब कि आँख के किस भाग को लोगों को दिया जाता है। तो कॉर्निया, ये जो भाग होती है ये कॉर्निया, जो आँख का ये वाला भाग होती है कॉर्निया, इसको आदमी दान में देता है या किसी को प्रतिरोपण करता है। तो नेत्रदान में रोगों को किस भाग को प्रतिरोपण किया जाता है, तो कॉर्निया को किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए, अब देख लीजिए कि पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है। ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CHSL में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है। तो पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है, तो पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोगों से होता है। तो पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है, तो पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोगों से होता है। ये देखिए, हमारा जो कोचिंग का लोगो है जय श्री राम शिक्षण संस्था डरमा रामगढ़ रोड मोहनिया। हमारा फेसबुक पेज भी इसी से है, तो आप लोग जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक होगा, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी अधिक से न्यू कंटेंट का वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो रक्त में हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है। जो रक्त होता है, रक्त में हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किस कारण से होता है, तो ग्लूकोज की कमी से होता है। ग्लूकोज की कमी से होने वाला रोगों का नाम बताएं अब। और कहेगा कि ग्लूकोज की कमी से होने वाले रोगों का नाम बताएं, तो आप क्या बोलिएगा कि ग्लूकोज की कमी से होने वाला रोग होता है हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोज की कमी से होने वाला एक प्रकार का रोग है। ठीक है, अब चलिए, अब देखते हैं कि विज्ञान की शाखा का एंग्रोस्टोलॉजी, ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी भी होता है। विज्ञान की शाखा के एंग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एंग्रोस्टोलॉजी, इसके लिए हम एक आपको स्पष्ट वीडियो लेकर आएंगे कि इसको एंग्रोस्टोलॉजी किसको कहते हैं, ऑटोलॉजी किसको कहते हैं, कार्डियोलॉजी किसको कहते हैं, ये सब वीडियो हम आपको लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। चलिए देखिए, विज्ञान की शाखा एंग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो घास का अध्ययन किया जाता है। एंग्रोस्टोलॉजी, विज्ञान की जो एक शाखा होती है एंग्रोस्टोलॉजी, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो हरी हरी घासें होती हैं, घास का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस अमाशय से स्रावित होता है। अमाशय से स्रावित होने वाला कौन सा रस है, तो गैस्ट्रिक रस है। कौन सा रस है, तो गैस्ट्रिक रस है। अमाशय से स्रावित होने वाला कौन सा जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है, अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कि किन रोगों से रक्षा के लिए DTP
किन रोगों की से रक्षा के लिए DTP टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये जो DTP टीका है ये किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस के रोग रक्षा के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया तथा काली खांसी से बचने के लिए ये लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए। चूँकि टिटेनस रोग से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DTP का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया रोग से बचने के लिए बच्चों को कौन सी इंजेक्शन दी जाती है? तो DTP का टीकाकरण किया जाता है। काली खांसी से बचने के लिए बच्चों को कौन सी टीकाकरण दिया जाता है, कौन सी इंजेक्शन लगाई जाती है? तो वो भी DTP की ही इंजेक्शन दी जाती है। अब देखिए चीनी रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? चीनी जो है चीनी रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? चीनी जो रासायनिक दृष्टि से उसको सुक्रोज कहा जाता है। सुक्रोज को कार्बोहाइड्रेट को ही सुक्रोज कहा जाता है। चीनी रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट होता है या उसको सुक्रोज भी बोल सकते हैं। इसको हम हाईलाइट कर दिए हैं कि अधिकतर कार्बोहाइड्रेट नहीं सुक्रोज ही पूछा जाता है कि चीनी रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो चीनी रासायनिक दृष्टि से सुक्रोज है। क्या है? तो चीनी रासायनिक दृष्टिकोण से सुक्रोज है या कार्बोहाइड्रेट तो बहुत कम ही रहता है, लेकिन सुक्रोज रहेगा तो सुक्रोज को आप लोग याद रखिएगा, इसलिए सुक्रोज को हम हाईलाइट कर दिए हैं। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सेना कहा जाता है? तो किस खनिज को बेवकूफ़ों का सेना कहा जाता है? तो पाइराइट जो खनिज है उसको बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो पाइराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड का तो होता है Pb। लेड तो हमें पता है शीशा का Pb होता है। तो रेड लेड का सूत्र क्या होता है? तो रेड लेड का सूत्र होता है Pb3O4। रेड लेड का सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4। रेड लेड का सूत्र होता है Pb3O4। ठीक है। अब देखिए विश्व की दूध की रानी के नाम से किस बकरी को जाना जाता है? ये ध्यान रखिएगा। विश्व की दूध की रानी के नाम से किस बकरी को जाना जाता है? तो सानेन नाम की प्रजाति की बकरी होती है, उसको विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। मतलब कि विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी जो है वो सानेन बकरी है। कौन सी प्रजाति है? सानेन बकरी की प्रजाति होती है एक, जो विश्व में बकरी की एक प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है बकरी की प्रजाति में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कोचिंग संस्था है, अब इसको तो बार बार क्या बताएं। चलिए अब देख लेते हैं कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? उदातीकरण। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को उदातीकरण या उस्पोत्सर्जन भी कहा जाता है। उस्पोत्सर्जन भी कहा जाता है। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के परिवर्तन को उदाईकरण या वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। ठीक है। उदातीकरण या वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है, जो भी आप बोल सकते हैं। उदाईकरण भी बोल सकते हैं, उदातीकरण भी बोल सकते हैं, और वाष्पोत्सर्जन तो है ही। ठोस से सीधे वाष्प में अवस्था में पदार्थ के परिवर्तन को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बर्फ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? तो बर्फ जो है ठोस पदार्थ है, और ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन को वाष्पोत्सर्जन या उदातीकरण कहा जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो किसकी परत बनने के कारण चांदी होता है जो बेदरंग हो जाता है? चांदी जो होता है, चांदी के परत पर काली काला जो परत जम जाता, चांदी का जो पायल वायल होता है जैसे आप लोग देते हैं, तो चांदी का जो किसके उपस्थिति के कारण उसका कलर चेंज हो जाता है? नहीं, चांदी चमक उसका कम हो जाता है, उसमें ब्लैक आ जाता है। तो सल्फाइड परत के कारण चांदी का चमक कम हो जाता है। सल्फाइड परत के कारण चांदी का चमक
कम हो जाता है। सल्फाइड परत वहाँ पर आकर बन जाती है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, तो चांदी का बदरंग हो जाता है, चांदी ब्लैक रंग का हो जाता है। अब देखते हैं चेचक। चेचक होने की वजह क्या है? चेचक किसके कारण से होता है? तो वाकई में ही कोई भी रोग होगा तो वायरस के कारण होता है। जैसे अभी फिलहाल में कोरोना वायरस चल रहा था, तो चेचक तो बहुत पहले से है। चेचक वायरस के कारण होता है। चेचक होने की वजह है वायरस, एक प्राकृतिक वायरस होती है जिससे चेचक होता है। अब देखिए प्रतिरोध, ये तो सब एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसका तो आप बात ही छोड़िए। 10th लेवल से लेकर 10th से लेकर 12th तक से लेकर पूरा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? तो ओम है। अब प्रतिरोध का सही मात्रक ओम है। अब यहाँ पर लिख देगा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या है? अब बोलिएगा कि प्रतिरोधकता का सही मात्रक यहाँ पर ओम की जगह एक मीटर लिख दिएंगे, तो प्रतिरोधकता का सही मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं कि सबसे व्यस्त मानव अंग है, जो सबसे व्यस्त मानव अंग है जो कभी रेस्ट ही नहीं करता, वो कौन सा है? तो आप लोग बोलिए दिमाग। दिमाग कभी रेस्ट नहीं करता। दिमाग ऐसा बात नहीं कि रेस्ट नहीं करता। जब आप सोते समय रहेगा तो दिमाग रेस्ट अवस्था में रहता है। जब आप सोते समय रहेंगे तो ये जो ऊपर का मंडूला का भाग है ये रेस्ट अवस्था में होता है, लेकिन सोते समय भी आपका जो दिल है, हृदय है, हार्ट है, वो धड़कता रहता है सोते समय भी। सबसे व्यस्त मानव अंग है वो है हार्ट, मानव हृदय। क्या है? मानव हृदय। मानव का हृदय सबसे व्यस्त अवस्था में रहता है। मानव हृदय या किसी का भी हृदय बोल सकते हैं आप, सबसे व्यस्त अवस्था में होता है, वो कभी नहीं रुकता है। अगर धड़कन, हृदय का धड़कना रुक गया तो समझे आप रुक गए, इस दुनिया से रुक गए आप। चलिए अब देखते हैं कि बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में कौन से होते हैं? जो बेकरी पाउडर होता है, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकरी में या साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब देखिए आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की इकाई होती है जीन। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की इकाई है जीन। आनुवंशिकता की इकाई है जीन। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो जीन। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इससे पूछा जाता है, क्या आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी? चलिए आप लोगों में से किसी को आता है तो इसका कमेंट में उत्तर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसका। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रेगरी मेंडल ने की थी। आनुवंशिकता के नियमों की खोज किसने की थी? तो ग्रेगरी मेंडल ने की थी। ग्रेगरी मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों की खोज की थी। ठीक है। अब देखिए कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? जो कोशिका झिल्ली होती है वो कहाँ पाई जाती है? पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है और पशु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है। अगर आप लोग ध्यान रखिए, हमारी कोशिका मतलब मनुष्य में ही सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो ऐसी बात नहीं है। पेड़ पौधे यानी पादप में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए पानी की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जा सकती है? जो पानी है, पानी की अस्थायी कठोरता को किससे दूर किया जा सकता है? तो पानी की अस्थायी कठोरता को पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर उसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। पानी की अस्थायी कठोरता को पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर उसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पर दर्पण भी दे देगा, लेंस भी दे देगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है।
किसका उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, तो वो हमारा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और वैसे ही दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी किंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। और दूर दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी होती है। शरीर में दो प्रकार की नसें होती हैं, धमनी और शिराएं। धमनी का कार्य है शुद्ध रक्त को एक स्थान से शुद्ध रक्त का संचरण करता है, तो शुद्ध रक्त का संचरण धमनी करता है। और जो शिराएं होती हैं शिराएं अशुद्ध रक्त का संचरण करती हैं। शिराएं जो होती हैं अशुद्ध रक्त का संचरण करती हैं और धमनी शुद्ध रक्त का संचरण करती हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो गैनीमीड है। गैनीमीड सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो गैनीमीड है। चंद्रमा से भी बड़ा ये सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अब देखिए शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? आयोडीन जो है आयोडीन शरीर के किस भाग में संचित रहता है? तो यह है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। आपसे पूछ देगा कि आयोडीन किस ग्रंथि में संचित रहता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि थायराइड ग्रंथि में आयोडीन को संचित रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? समतल दर्पण की नाभिक अनंत होती है। अब समतल दर्पण में दो क्वेश्चन और पूछेगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, आप इसमें तो देख ही लिए कि आप समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो समतल दर्पण की नाभिक अनंत होती है। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। आयाम को अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको हल्के में नहीं लो, ये हरदम पूछा जाता है। ये छोटी छोटी बातें लोग नहीं ध्यान पर देते हैं कि ध्वनि प्रबलता क्या है, ये नहीं पूछेगा, ये पूछा ही जाता है, जाएगा ही। अब देखिए चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता रहता है? चाय में कैफीन होता है। चाय में जो होता है, चाय में कैफीन नामक उत्तेजक विद्यमान होता है, इसलिए चाय को ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। चाय उत्तेजक की जो कैफीन होता है, ये कैफीन हमारे लीवर को डैमेज कर देता है, लीवर को एकदम गला देता है, इसलिए कैफीन का उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग में आदमी का शरीर फूलने लगता है, ब्लड की कमी हो जाती है और आदमी का शरीर फूलने लगता है। ठीक है, गुब्बारे के जैसा आदमी का शरीर फूलने लगता है। तो फाइलेरिया रोग जो होता है कृमि के कारण होता है। कृमि नाम की एक वायरस होती है, उसके कारण फाइलेरिया नामक रोग होता है। ठीक है, मानव मूत्र होता है अम्लीय। मानव मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है। मानव का जो मूत्र होता है वो अम्लीय होता है, इसमें अम्ल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं मानव मूत्र में। ठीक है, अब चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। हम विटामिन का पूरा एक ट्रिक ही दे दिए है कि रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम क्या है, विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन डी का कैथोल, ऐसे पूरा एक हम ट्रिक ही बन दे दिए हैं। तो हमारे जाकर शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा, इसका ट्रिक हम दे दिए हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। सभी विटामिनों का रासायनिक नाम का हम ट्रिक दे दिए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम आप लोगों के पास इतना क्वेश्चन को डिस्कस किए। हमारा जो कोचिंग संस्था है जय सिया राम शिक्षा संस्था रामगढ़ रोड जो डरमा है, जो अब यहाँ पर हम छोटे से एक ठो देखते हैं जो